Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. Welcome to Critical Analysis Session. आज के सेशन के लिए आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की गई थी. इंटरव्यू था बिटवीन पियर्स मॉर्गन एंड बासिम यूसुफ और हमारा डिफरेंट और भी टॉपिक्स हैं. आज काफ़ी कुछ है आज के सेशन के अंदर. तो पहले तो बताएं कि हैव एनीवन सीन द वीडियो इंटरव्यू आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसके अंदर से हैव यू गाइस एक्सट्रैक्टेड समथिंग. साथ ही साथ जो हमारा टॉपिक आज चलेगा वो आर्ग्यूमेंटेशन के बारे में होगा. आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट को कैसे इनिशिएट करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नो हाउ टू कम्युनिकेट. आपके माइंड में वो चीज़ होती है बट you don't know how to present it in front of the other person or how to persuade them. तो argumentation के बारे में if anyone wants to tell a bit about that. जी, you can raise your hands if anyone would like to talk about what an argument is. Argument को सुन के आपके माइंड में किस तरह की डेफिनेशन आती है? What kind of psychology do you think this word holds? जी, अब्दुल्ला मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. जी, आर्ग्यूमेंट बेसिकली एक रिबटल होता है. आपको आपके सामने कोई बंदा कोई बात करता है ना, तो आप उसको डिसप्रूव करने के लिए बात करते हैं. क्योंकि आपको उसकी आप डिफरेंटली अगर फील कर रहे होते हैं, तो उसको डिसप्रूव करने के लिए जो आप कोई बात करते हैं, तो उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं. बिल्कुल ठीक. तो आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स. जी, मैं सायरा आपको अनम्यूट कर रही हूँ. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है मुझसे. जी जी, आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करें एंड इफ यू हैव एन एग्जांपल ऑफ दैट प्लीज गिव. आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली अगर किसी सिचुएशन के अराउंड होता है, और अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो फिर आप अपना आर्ग्यूमेंट देता है, और या फिर कोई सिचुएशन चल रही है, आप उसके अंदर अपने व्यूज जब शेयर करते हैं तो वो भी एक आर्ग्यूमेंट कहलाएगा. और स्टेटमेंट मतलब वही आपने जैसे कहा है सर, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट अराउंड द सर्कमस्टांसेस एंड योर व्यूज अबाउट इट. बिल्कुल. तो बेसिकली डेली बेसिस पे आप जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, वेदर इफ यू आर आस्किंग फॉर परमिशन या फिर डिनर टेबल्स पे फैमिली में, वट एवर यू आर डूइंग, इट्स बेसिकली एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट वर्ड को सुन के एक मे बी एक नेगेटिव साइकोलॉजी माइंड में आती हो कि ये एक हीटेड डिबेट है या फिर कोई एंग्री डिस्कशन है. बट अगर हम एकेडमिक वे में क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ग्यूमेंट को देखें, तो दीज आर अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जिनका एक प्रेमिस होता है, उनका एक बैकग्राउंड होता है, उनका एक एविडेंस होता है. अब आप लोग अगर देखें तो इस्लाम के अगेंस्ट भी एथियस्ट हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, कितने आर्ग्यूमेंट्स आते हैं. एंड हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स डू वी हैव एन आंसर अबाउट. कितने आर्गुमेंट्स का आप आंसर दे सकते हैं, उनको रिबटल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं. सो मुस्लिम शुड बी एबल टू हैव अ परसुएसिव एंड रीजनेबल आर्गुमेंटेशन स्किल. अच्छा, सायरा एंड अब्दुल्ला आप लोग साथ ही रहिएगा बिकॉज आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल. सो अच्छा, आर्ग्यूमेंट की अब एक सोर्स देखते हैं. आर्ग्यूमेंट बेसिकली जनरेट कहाँ से हो रहा होता है. एक तो आर्ग्यूमेंट ये है कि आपके पास एक बैक एंड पे एक एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास कोई एविडेंस आपके आर्गुमेंट को बैक नहीं कर रहा, तो फिर वो एक इमोशनल और आप जज्बाती किस्म का प्रेजेंट कर रहे हैं जिसको बैक करने के लिए आपके पास कोई स्टेटमेंट नहीं है. तो एक रैशनल और लॉजिकल वे में आर्गुमेंट को लेके चलना है. बट फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके सामने आके आपके दीन के ऊपर कोई काउंटर स्टेटमेंट पेश करता है दैट आपके दीन में इस चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ, जिस तरह इसराइल फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, तो वहाँ पे जो सोर्स है, आप अगर उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, आप उस बंदे को कहें नहीं मैं आपको समझाता हूँ कि वाई माई बिलीफ इज़ करेक्ट, तो आप उसको एक रैशनल और लॉजिकल वे में समझाएंगे.
लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ एक इमोशनल, एक स्पिरिटेड अटैचमेंट होती है। तो अगर आप अपने दीन के बारे में फॉर एग्जांपल बात करें, अपने बिलीफ के बारे में कर रहे हैं, तो ना सिर्फ वो एक रैशनल और लॉजिकल वे में आप करेंगे, बल्कि उसके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन भी है, एक स्पिरिटेड कनेक्शन भी है, विच इज़ फ्यूलिंग योर आर्ग्यूमेंट। और एक लास्ट टाइप ऑफ सोर्स है आर्ग्यूमेंट का, जिसको फिजिकल डिज़ायर कहते हैं। अगर मैं इसको पाकिस्तान की देसी एग्जांपल दूं, तो ये इस तरह है कि फॉर एग्जांपल हमारे मोस्टली पाकिस्तान में शुगर के पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर वाली चीज़ों से मना किया जाता है, बट उनके पास एक बहुत सॉलिड आर्गुमेंट होता है पहले से प्रिपेयर, व्हाई दे वांट टू ईट द शुगरी थिंग्स और व्हाई दैट्स ओके। तो आर्गुमेंट करने में जो लोग बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, व्हाट डू यू थिंक द बेसिक मिस्टेक्स, या फिर किसी डिबेट में, या फिर अभी जो इंटरव्यू देखा आपने उसमें बासम ने या फिर पियर्स मॉर्गन ने कौन सी बेसिक मिस्टेक्स की हैं जो नहीं होनी चाहिए थी? सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? पहली तो जो क्या कहते हैं, पीएस मॉर्गन ने अब शुरू में ना उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि 40 बच्चे जो हैं, 40 बच्चों का ना सर जुदा किया गया है। बाद में फिर उसी से ना वो कह रहा था कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास नहीं की। जब उसने बस्साम यूसुफ ने उस पर इंसिस्ट किया कि आप ऐसी गलत बातें ना फैलाया करें, ऐसा मीडिया पर्सन आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो बिल्कुल डिनाई कर रहा था कि मैंने ऐसी क्लेम नहीं किया। हालांकि उसी इंटरव्यू के बिल्कुल स्टार्ट में उसने ये वर्ड्स कहे थे। एक तो राइट ऑफ द टॉप ऑफ माइंड एक मुझे आती है जहन में। एग्जैक्टली तो उसकी जो स्टेटमेंट थी, उसकी एक बैक एंड पे जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ने काउंटर किया, और ये वो भी लाइव और लाइव टेलीविजन पे रहा था। सो दैट्स अ बेसिक मिस्टेक ही मेड। व्हाट, और आर्गुमेंट में जो और भी मिस्टेक्स आती हैं जो कॉमनली लोग कर रहे होते हैं, वो ये है कि जब when they see that argument they are losing an argument, या फिर उनकी ईगो एक हर्ट हो रही है आर्गुमेंट लूज करते हुए, तो वो इररेलेवेंट कमबैक्स देते हैं, या फिर एंगर जाहिर करते हैं, या टॉपिक को शिफ्ट करने की, सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, एक और कमेंट आया है विच आई वाज वेटिंग अबाउट, के बासम की बीच में लैंग्वेज, तो वहां से पता लगता है वहां पे उनके आर्गुमेंट को इमोशन ने फ्यूल किया था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी बीच में शिफ्ट हुई थी। ही सेड अ फ्यू वर्ड्स जिस जो नहीं कहने चाहिए थे, बट ऑफ कोर्स द टॉपिक वाज इमोशनल, उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट है उनकी। इवन बासम सेड दैट हिज वाइफ वाज हाफ फलस्तीनियन। तो वहां पे हमें एक इमोशनल कनेक्शन नजर आता है, विच इज वाई ही वाज फ्यूलिंग दोज वर्ड्स। आफ्टर दैट अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह कहफ में एक स्टेटमेंट हाईलाइट किया है, एक कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट किया है कि ओके, इफ एनीवन एल्स वांट्स टू से समथिंग, जी मैं आपको पहले अनम्यूट करती हूँ। नोमी राजपूत। One thing more, if you want. जी जी प्लीज। एक एक और आर्ग्यूमेंट इन्होंने ये दिया था पियर्स मॉर्गन ने कि एक्सचेंज रेट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, और ये प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और उसने ये भी कहा था कि प्रोपोर्शनेट रिस्पांस की वजह से इसराइल ने अटैक किया है। मतलब वो उसको जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन बाद में फिर उसने डिनाई कर दिया। बिल्कुल, तो यही कि अपनी स्टेटमेंट पे बैक हो जाना, और अपने ही आप एक जगह पे एक बात कर रहे हैं और दूसरी बात आपकी उसको काउंटर कर रही है। जी नोमी, आपका हैंड रेज, आई एम सेंडिंग यू द रिक्वेस्ट। एक्चुअली देखें, जब कोई भी बैसन ने जो बातें की वो हम मुसलमानों के दिलों को टच करती है, और हम यही वैसा बोले कि हमें मजा आ जाए लेकिन अब हमें न्यूट्रल होकर अगर हम देखें, मतलब मैं उसकी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसने वो जो भी कहा था वो जाहिर है पीएस मॉर्गन को या और बैन शपीरो को नहीं कहा था। उसने एक तरह से एक जो डार्क ह्यूमर वो कह रहे थे कि वो इसी तरह की बात थी, बट ही वॉज इमोशनली वेरी, कहते हैं ना कि टूटा हुआ बंदा। लेकिन देखिए, जब वो अपना आर्गुमेंट शुरू करता है, वो बेस बनाता है, तो इट्स टाइप ऑफ स्ट्रॉमैन फैलेसी कि आप उसकी आर्गुमेंट्स को मिस प्रेजेंट करें, क्योंकि इन दोनों ने कहीं पे, मैंने पहले भी सुना दोनों को, इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि सिटीजन्स को मारो ताकि हमास जो है वो हथियार डाल दे, ऐसी कोई बात नहीं।
and his statement was clearly about कि बैन शपीरो एंड मिस मॉर्गन जैसे जितने लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सिटीजन को मारो ताकि एग्जैक्टली तो पहले उनकी तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट है कि वी वांट देम टू डाई, लेकिन बेसिकली वो शायद ओपनली उस बात को नहीं कह पा रहे, बट उनकी स्टेटमेंट्स, उनके एविडेंसेस यही शो कर रहे हैं। देखिए मैं जी हाँ और वो नहीं मान रहे, बोले हमने नहीं कहा कि सिटीजन को मारो, वो कह रहे हैं वो ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं। नाउ our argument should be focused on that, that we deny the thing that Hamas is not making shield innocent citizens। हमें इसमें फोकस करना, ना कि हम ये मान ले कि नहीं आपने तो ये कह दिया तो हम भी इसी तरह करेंगे, तो वी जस्टिफाई द हमास जो किल कर रहा है एग्जैक्टली तो ये इन्होंने पिछले सेशन इसराइली जी जी सिटीजन को, तो वो इसी से जस्टिफाई नहीं हो जाएगा। मगर बैसम यूसुफ ने ये भी काउंटर आर्गुमेंट किया था ना कि वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा किलिंग्स हो रही हैं, और किलिंग ऑफ जूज एंड मुस्लिम्स बोथ। तो उसने ये जी तो अच्छा cover बिल्कुल किया था ना। नहीं, ये इसमें भी गलती है, ये भी बनाया हुआ आर्गुमेंट, तो मैं बैठा होता मैं जवाब देता। देखिए पूरी दुनिया में फलस्तीन पे हुए जुल्म का रिएक्शन हो रहा है। लेट्स से हमारे मुल्क में कोई एहतजाज होता हो और वो एहतजाज इतना संगीन सूरत पड़े, एक्शन वहां पे 2 लोग मर जाएं, तो क्या उसका जिम्मेदार भी हमास हो गया? लेट्स लेट्स डिक्लेयर अ प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर नो हमास, वेयर देयर इज नो हमास बट देयर इज नो इजराइल। इवन वहां पे भी इस जंग का रिएक्शन होगा। एग्जैक्टली। दैट्स फिर व्हाट फिर तो हम हैपनिंग इन रिप्लाई की तरफ चले जाएंगे ना सर। वेस्ट बैंक। वहां भी तो कुछ लोग होंगे ना जो इस तरह की कर रहे हैं, तो इसका जवाब तो है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द आर्गुमेंट्स, उसकी जो आर्गुमेंट का बेस है उसकी बात कर रहा हूँ ना, कि हम फोकस, हम सारे मुसलमान फोकस, बच्चे हमारे, हम भी बच्चे हमारे, तो क्या इसके अंदर गलत है? इसमें हल तो नहीं निकलेगा ना। तो वो जो तो ऑफ कोर्स जो आपकी फोकस बात कर है कि उसका असर वेस्ट बैंक पे होगा, और वो जो भी वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो अगर दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर भी रहे हैं, जो आईडीएफ स्टेटमेंट दे रहा है, जिस तरह अब गजा के लोग लिटरली एविडेंस पेश कर रहे हैं, वीडियो फुटेज फॉर्म में एविडेंस है, जबकि इसराइल का एविडेंस क्या है? दे आर मेयर स्टेटमेंट्स फ्रॉम द आईडीएफ, फ्रॉम their ट्विटर अकाउंट्स, और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज गजाज एविडेंस। तो वो सिर्फ स्टेटमेंट्स दे के दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं दैट Israel has a right to defend itself, जबकि we cannot deny how much killing and how much bloodshed has been done because of that। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट की तरफ वापस आते हैं कि अल्लाह ने कुरान में एक कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन का हाईलाइट किया, दैट द we have surely set forth this Quran every kind of lesson for people, but humankind is the most argumentative of all beings। लेकिन अगेन अल्लाह ने कुरान में ये भी कहा है कि तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते, बिकॉज अल्लाह wants us to think rationally, to think critically, and to answer these arguments। काउंटर आर्ग्यूमेंट में बेसिकली जो बहुत बेसिक एक स्टेटमेंट मैं देना चाहूंगी कि आर्ग्यू फॉर द ट्रूथ नॉट टू विन। बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट जो उनका एरोगेंट साइड पे जा रहा होता है, जहाँ पे पियर्स मॉर्गन के भी काफ़ी इस तरह के इंटरव्यूज हैं जिसमें ही इज एक्टिंग लेस लाइक अ जर्नलिस्ट एंड मोर लाइक अ पॉलिटिशियन, जिसमें ही इज डिफेंडिंग हिज स्टांस मोर देन ही इज डिफेंडिंग द ट्रूथ। तो वी हैव टू आर्ग्यू नॉट टू विन, सॉरी टू विन एंड सॉरी आई एम मिक्सिंग इट, फॉर द ट्रूथ एंड नॉट टू विन। अब इसके लिए बैलेंस सिचुएशन इख्तियार करनी है, और आगे वाला बंदा ये चीज स्पॉट करना जरूरी है व्हेन दैट पर्सन इज एंटरिंग इनटू अ फाइट मोड। जब भी फाइट मोड में अगला बंदा एंटर हो रहा है, जो कि बासम के इंटरव्यू में भी ये चीज स्पॉट की गई, और अगर आपने एंड्रू टेट के कुछ इंटरव्यूज देखे हो, ही ऑल्सो यूज दिस अप्रोच। ये माइक प्लीज म्यूट कर लें, किसका माइक ऑन है? अच्छा, ये वाली जो अप्रोच है, ये यूज करना एक आर्ग्यूमेंट के अंदर इफेक्टिव रहता है व्हेन यू आर
री एस्टैब्लिशिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन, जब सामने वाला बंदा आपकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ही इज नॉट इवन एक्नॉलेजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे एक बाउंड्री सेट करना। इंटरप्शन करना हर केस में अलाउड नहीं है। यू हैव टू फर्स्ट लिसन टू दैट पर्सन, और अगर वो एक आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ बाउंड्री में जा रहा है, वहां पे इंटरप्शन करना जरूरी है। एंड टेलिंग दैट पर्सन यस आई एक्नॉलेज योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अक्सर लोग आंसर कर रहे होते हैं और जब सामने वाला आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है तो उनके माइंड में उनका अगला रिप्लाई चल रहा होता है कि अब मैंने इसकी बात का ये रिप्लाई देना है, बट वो उसकी बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते। So that basically means that you are trying to win the argument and you're not trying to spread the haq. You're not trying to spread the truth. So basically that was a bit about the argument. अब आते हैं interview पे। जी, please raise your hands and tell me about the hygiene of that interview. मैं बताऊं या आप? जी जी please. Basim ki hygiene, he was cool and he showed his perspective in a humorous way. कहीं कहीं पर वो थोड़ा सा रैश वो हो गया था, थोड़ा सा एंग्री था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने शाउट नहीं किया, लेकिन वो अपना कंपोज रहा। और पियर्स मॉर्गन तो कहीं कहीं ज्यादा वो हो गया था, थोड़ा सा एंग्री शो हो गया था, लेकिन उसने भी अपने आप को कंपोज कर लिया, लेकिन वो ह्यूमरस नहीं था एज कम्पेयर टू बेजम। या एंड ऑल्सो बासिम की जो वीकनेस थी, अगेन जो थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर आ गया था, लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस आया था। एंड पियर्स मॉर्गन एट वन टाइम ही सेड टू बासिम के मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ऑब्लाइज नहीं हूँ, आई एम नॉट यू नो इन अ पोजिशन, आप आंसर मुझे करेंगे, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर यू। तो यहाँ से थोड़ी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है कि जस्ट बिकॉज यू आर द होस्ट डजंट मीन दैट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड नहीं करते। तो दैट्स द थिंग। जी, if anyone else would like to talk about the hygiene. कि देखें हाइजीन उससे मुझे कोई नहीं इसलिए मसला लगा कि जो वर्ड बैसिंग यूज कर रहा था, दैट वाज नॉट, ही वाज नॉट टॉकिंग टू पीयर्स और समवन एल्स, बट वो जो उसके अंदर उसको जोर देना था अपने आर्गुमेंट्स को, उसमें वो वर्ड जरूरी था। और आप सही कह रही हैं कि पियर्स ने जो बात की थी, आई एम नॉट ऑब्लाइज टू आंसर यू, दैट वाज, मतलब वो शो करती है कि उसके पास इसका जवाब नहीं था, और यहाँ पे वो जाहिर है उसने पॉइंट यूज किया। और मैं देखें, मैं डिस्पाइट उन बैड उस बैड लैंग्वेज के बावजूद मैं नहीं समझता कि हाइजीन में कोई मसला है। लेकिन कंट्रोल सब थे, सब लोगों ने कंट्रोल किया। द बेस्ट वाज द पर्सन हु ज्वाइन लेटर, मिस्टर नेम, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ बेंच हीरो। Yes. नहीं, हाँ, ही वाज, वो बहुत लैंग्वेज में बहुत अच्छी थी। Okay. अब्दुल मोइस, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इसका हाइजीन का मैं बताना चाहता हूँ। इसका कॉन्फिडेंस बासिम का तो सही था, गुड था इसका, और टोन वगैरह भी इसकी सही थी, हाई थी, और बस लैंग्वेज बैरियर में आया था मसला। और बाकी आर्गुमेंट मतलब कूल थे इसके, मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह ना कूल था, सही था इसका। बाकी एंड और व्हाट डू यू थिंक द इसमें प्राइमरी आर्गुमेंट वाज? हमने प्राइमरी आर्गुमेंट को भी हाईलाइट करना है। प्राइमरी आर्गुमेंट, व्हाट इज द गोइंग एक्सचेंज रेट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसका मुझे ये नजर आया है। जी, अदनान, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, आ रही है। जी, जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट मुझे लगा वो यही चाह रहे थे कि आप कंडेम कर रहे हैं जो गजा ने की, हमास ने जो बेसिकली एक्ट किया, जो बमबारी की, तो आप कंडेम कर रहे हैं। तो हाँ, बेसम ने कहा जी हाँ हम कंडेम कर रहे हैं, और क्योंकि वो हर कोई कंडेम करेगा कि उन्होंने सही नहीं किया। और सेकंड बात कि यही प्राइमरी आर्ग्यूमेंट था। और जो जो मुझे बेसम की सबसे अच्छी बात लगी
उसने कहा कि पैलेस्टाइन में तो वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है, तो वहाँ पे आए दिन क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो वहाँ पे क्यों पीस नहीं है, तो वहाँ पे तो कोई हमास की प्रेजेंस नहीं है, तो वहाँ पे तो पीस होना चाहिए था। तो ये पॉइंट मुझे उनका काफ़ी वैलिड लगा। और रही बात हाइजीन से, तो वो तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, इट वॉज फाइन ओके, क्योंकि कल्चर से भी रिलेटेड हो। तो हाँ, लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, वो अवॉइड करनी चाहिए थी, जिसपे बेसम ने अपोलोजाइज किया। सम टाइम क्या है, इंसान है कि ना, वो जब उसकी पर्सनल फैमिली के साथ कुछ बुरा होता है, तो अब अगर बिलफर्ज मैं आउटसाइड पे हूँ, मेरे साथ हो, किसी दूसरे के साथ हो, शायद मैं उतना अच्छा महसूस ना कर दूँ, क्योंकि एम्पैथी का मतलब होता है कि आप अपने आप को दूसरे के शूज में रख कर देखें, तो तब आपको ये सिचुएशन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो इसलिए वो काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे, जो उन्हें नहीं होना चाहिए था। और वो एक कॉमेडियन भी है, जितना एक अच्छा एक्टर जितना अच्छा किसी की इमोशन समझ सकता है, तो शायद कोई समझ सकता। तो उनके जो पॉइंट्स से मुझे वेल ऑर्गेनाइज लगे और इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी। और रही बात कि जो इसमें पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया, कि जिस तरह रेड हेरिंग पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया और अपील टू अथॉरिटी, कि जैसे इसराइल अनाउंस करता है कि कहीं पर भी हमला करने से पहले, तो क्या इस उसका एक्ट अच्छा साबित हो जाता है? डेफिनेटली नोट, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ओरिजिनल क्या नाम है, और ओरिजिनल जो रेड हेरिंग पॉलिसी थी उनके ओरिजिनल टॉपिक से हटाना, जैसे क्या नाम है, वैसम की ग्रिप आ जाती थी टॉपिक पे, जो अच्छे तरीके से काउंटर कर रहा था, तो क्या नाम है, पेयर ऑटोमेटिकली शिफ्ट करने लग जाता था। तो मतलब काटने की बात, इंटरप्ट करना, तो ये चीज़ सही नहीं थी। और पेयर की भी बॉडी, शुरू में मुझे पेयर थोड़ा नर्वस लगा, बट बीच में उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था और बहुत अच्छा वो शो ले गए चले। मैं यही ऐड करना चाह रहा हूँ। जजाकल्ला जजाकल्ला। ओके, फहमिद आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि हाइजीन हमें ये बताया था, जो मैं समझा था ना कि इखलाक कैसा होता है, आप बात कैसे करते हो, लेकिन मॉर्गन इसमें ना बाज़ औक़ात बात मान ही नहीं था। वो कह रहा था कि मैं आपको सवाल का जवाब देनदार नहीं हूँ। तो ये भी तो हाइजीन खराब हुई ना उसकी। हाँ, भले आप कितनी भी पोलाइट बात करो, हाँ मैं सही हूँ, इस तरह करना तो हाइजीन में नहीं आती ना। ये चीज़ थोड़ी मुझे क्लियर करेंगे? बिल्कुल, हाइजीन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप एक हम्म। एग्रेसिव या फिर टोन यूज कर रहे हैं, बल्कि ये भी है अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अफेक्टिंग योर हाइजीन। सो यस, दैट्स आल्सो अ पॉइंट। और दूसरा ये बासिम के, हमें जैसे कॉमेडियन को अगर आप ले रहे हो शो पे, तो वो उस तरह ही बात करेगा जिस तरह उसका मिजाज है। वो मुझे नहीं लगी इतनी बुरी, हाँ कहीं कहीं था, लेकिन। और उसने एक जो उसके प्राइमरी आर्गुमेंट हुई था, वो बार बार जो रेशो बता रहा था, बोल रहा था इट्स ओके 2014 में अगर इसराइली 90 मरे या समथिंग ऐसा दिखा रहा था, बोला वहां ज्यादा मरे, तो बोला इसका आप कौन जवाब दे? तो बार एग्जैक्टली, बार आई इस चीज थिंक पे आ रहा बासम था। की यहाँ पे क्रेडिबिलिटी मेंटेन रही है बिकॉज ही वाज प्रिपेयर्ड। एक तो वो हम्म। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड था, सेकेंडली ही हैड द स्टैट्स, उसके पास एविडेंस मौजूद था हम्म। जिसको उसने शो किया है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। उसकी बिना अच्छी थी, जैसे हमने प्रीमिस के क्या लफ्ज सिखाया था, जो बिल्कुल कि हम बात जिस बिना पे कर रहे हैं उसका ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो जैसे ये था बस। बिल्कुल। ठीक है, जज़ाकल्लाह फहमिद। अहमद, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। वुड लाइक टू ऐड मैं एक समथिंग? चीज़ ऐड करना चाहूँ। जी जी। मुझे एक चीज़ बासम की बहुत अच्छी लगी थी कि उसने ना एक वो चार्ट बना के ना प्रिंट आउट वो उसने शो किया हुआ था। और मुझे ये फील हुआ था कि अगर वो ये जो स्टैट्स है वो जबानी बताता ना, तो लोगों को शायद इतनी चीज समझ ना आती। लेकिन चूंकि उसने वो बार ग्राफ वाला चार्ट प्रिंट करके वो दिखा रहा था ना, उससे आपको विजुअली बड़े आसानी से बगैर डिटेल से चीज पढ़े अंदाजा हो रहा था कि जो प्रोपोर्शन में डिफरेंस है ना, प्रोपोर्शनेट डिफरेंस है नंबर ऑफ डेथ्स में इसराइली साइड पर पैलेस्टीनियन साइड पे, वो जब वाजे हो गया था। इससे उसका आर्ग्यूमेंट इससे उसने अपना आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छी तरह बोल्स्टर किया था। तो एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे बसराम की। एग्जैक्टली, एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन कि ये पियर्स मॉर्गन का सबसे हाईली व्यूड इंटरव्यू था उसके चैनल का।
and he's also preparing to have an interview with Basim again. So उसकी यही reason है जी. Okay, I would like to invite Noor. आपने जो research किया and the points you have collected, please share it with us. Am I audible? Yes, you're audible. ओके दो और fallacies हैं जिन्हें मैं हाईलाइट करना चाहूँगी. एक तो है अपील टू रिडिक्यूल. अपील टू रिडिक्यूल में क्या होता है कि आप जो है वो बंदे का आर्ग्यूमेंट सुन रहे हो एंड यू नो दैट इट इज नॉट वर्दी ऑफ कंसिडरेशन. आपको पता है कि ये जो भी बात कर रहा है इट इज ऑब्जर्व, लेकिन फिर भी ये अपना पॉइंट रखना चाह रहा है. तो इस पे जो है जेरेमी बोइंग जो बिल्कुल एंड में इंटरव्यू की, आपने देखा होगा कि जब उसे प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स के बारे में पियर्स पूछता है तो वो बिल्कुल एक अजीब सी उसकी एक इमोशंस आती हैं. देयर वाज सम आई रोलिंग एंड स्मर्क. तो ये तो है, ये अपील टू रिडिक्यूल ही था, ये फैलेसी तो नजर आ रही थी. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जब बासिम की बारी आई इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू, तो बासिम से इसी तरह से जब पूछा गया कि आप कैसा फील करते हैं एंड हाउ डू यू नो, तो दैट फॉर बासिम इट वाज आल्सो अ फैलेसी के. लेकिन उसने जो ह्यूमरस वे में से पॉजिटिव वे में जो अपने इमोशंस के साथ कैरी ऑन किया ना, तो आई थिंक दैट इज वेरी नाइस व्हाटएवर बासिम वाज डूइंग. तो इस तरह से आई थिंक हम फैलेसीज को अपने ऊपर कुछ ज्यादा नुमाया करना नहीं चाहते. तो जेरेमी की फैलेसी तो बिल्कुल मुझे बड़ी अब्सर्ड सी लगी. और दूसरी जो फैलेसी मैंने नोट की पियर्स की, वो कहता है कि उसकी लॉजिकल फैलेसी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ही केम अप विद एन एग्जांपल ऑफ नेल्सन मैंडेला. ठीक है, और उसको वो कनेक्ट कर रहा है कि आप ऐसा अप्रोच क्यों नहीं करते, मीन्स वो पीस टॉक्स करें एंड एवरीथिंग. तो ही इज यूजिंग द रॉन्ग एग्जाम्पल. जो वासम ने बहुत अच्छा इसे काउंटर आर्ग्यू किया है कि नेल्सन मंडेला तो बिल्कुल इस चीज को अपोज करता था, वो तो इसराइल को ही अपोज करते हैं. तो यहाँ पे ये दो fallacies I would like to add. These are the two fallacies. एक appeal to ridicule and the other is logical fallacy. Jazakallah. And you would like to continue with your research जो आपने share करनी है? या एक मैंने जो बासब ने एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि अबाउट 20% पैलेस्टीनियंस जो हैं वो प्रिजन में हैं. तो इसकी एक रिसर्च है. सिंस आई वाज वेरी फोकस्ड दिस टाइम ऑन द वुमेन रजिस्टर्स, तो मैंने जो बुक भी एक मैं पढ़ रही हूँ, उसे स्टडी कर रही हूँ, उसमें से भी वहाँ मुझे बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं. ठीक है, तो ये जो सिलसिला है ना ये सारे रेजिस्टेंस का, कि एवरीवेयर देखिए जहाँ पे ऑपरेशन है वहाँ पे रेजिस्टेंस तो होगी, और उसमें विमेन चिल्ड्रन वो भी एक्सेप्शन में नहीं है, वो इंक्लूडेड है. तो अचानक से 1980s में क्या होता है, ये ग्लोबल मूड जो है वो शिफ्ट हो जाता है कि जितनी भी रेजिस्टेंस एक्टिविज्म होती है या एंटी स्टेट एक्टिविज्म होती है, तो उसको क्या होता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज का लेबल करते हैं, उसको क्रिमिनलाइज करके उसे डिह्यूमनाइज करके पेश किया जाता है. तो ये सारा सिलसिला 1980 से स्टार्ट होता है. हमें ऐसे बहुत से रजिस्टर्स फीमेल्स भी मिलती हैं जो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर जमीला बुहेट. जमीला बुहेट जो है वो उसे टॉर्चर किया जाता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस. अगर हम पैलेस्टीन की अपनी बात करें तो वी गेट लैला खालिद, जो उसका एक उसने एक प्लेन हाईजैक किया था क्योंकि उनके पास कोई रीजन ही नहीं बचता कि वो किस तरह से और रेजिस्ट करें एक कॉलोनियल पावर के आगे. तो रेजिस्टेंस मूवमेंट इसी तरह से जो है होती हैं. यू यू लीव नो ऑप्शन टू दोज पीपल कि वो और कोई तरीका जो है वो अपनाएं. लैला खालिद इज वन ऑफ द वेरी आई मीन वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल है. अगर उसका देखा जाए तो उसने 1000 प्रिजनर्स की जो है वो इन एक्सचेंज वो कहा था कि आप जो है हमारे पॉलिटिकल डिटेनीज 1000 जो है वो उन्हें रिलीज करें, फिर हम जो आपके हॉस्टेजेस हैं उन्हें रिलीज कर देंगे. तो वही बात आती है. लैला खालिद इज स्टिल, इफ एनीबडी कैन गूगल इट, शी इज माशाल्लाह वेरी वेरी ग्रेट पर्सनालिटी. लेकिन उनके पास यही है कि कोई हल नहीं बचता रेजिस्टेंस के लिए. तो हाँ, ये रेजिस्टेंस उन्हें क्रिमिनलाइज करके उन्हें कहते हैं कि दीज आर प्रिजनर्स. नो, दे आर नॉट प्रिजनर्स, दे आर पॉलिटिकल डिटेनीज. और वो तो कहते हैं ये आइडेंटिटी हमसे स्ट्रिप भी ना की जाए पॉलिटिकल डिटेनीज की, हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है, हमारे पास ये आइडेंटिटी रहने दें, लेकिन हमें उसी तरह से टेररिस्ट करके पेश किया जाता है. अगर आप इस्लामिक रेजिस्टेंस के लिए बात करते हो, अगर आप अपने रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन के लिए बात करते हो, तो इस तरह से ही लेबल किया जाता है. तो दिस इज द जिस्ट दैट व्हाटएवर आई हैव रेड. हमें ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स भी मिलती हैं. आई वुड लाइक टू शेयर अ पिक्चर.
I don't know if I can. Um, Wait, if you like to share a picture, I've my screen sharing off करती हूँ, then you can share. okay, I would. Okay, is it visible? जी, it's visible. ठीक है, सुरैया एंटोनियस की एक रिसर्च आर्टिकल में उसने लिखा है और वो रिसर्च है प्रिजनर्स फॉर पैलेस्टाइन। और ये वो रिकॉर्ड करती हैं, इसमें अबाउट 200 पॉलिटिकल विमेन डिटेनीज हैं। ठीक है, उसमें से जो है विमेन एंड गर्ल्स जो कि साइनाई में थी 1972 में, वो तो रिकॉर्ड भी नहीं हुई थी, उसकी तो बड़ी लंबी लिस्ट है। ठीक है, और ये जो सिलसिला है ना कि पॉलिटिकल डिटेनी जो है वो रिकॉर्ड हुए थे, उनके प्रिजनर्स रिकॉर्ड होते थे, ये सिलसिला भी बाद में 19 आई गेस नहीं, ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद स्टार्ट हुआ है ये सिलसिला। तो यहाँ पे पैलेस्टीनियन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की एक पॉलिटिकल डिटेनीज की एक लिस्ट बनाई गई, फिर उनको सारा रिकॉर्ड किया गया। उससे पहले कोई रिकॉर्ड में नहीं थी ये चीज़ें। तो एंटोनियस ने जो अपनी रिसर्च में जो रिकॉर्ड की है, तब ये 1980 की बात है, तब उसने 200 सिर्फ विमेन पॉलिटिकल डिटेनीज की बात कही थी। तो ओस्लो अकॉर्ड्स के पहले भी तो ये सारी चीजें हो ही जा रही थी। तो वो इनको क्या, आई एम श्योर दे नो द हिस्ट्री वेरी वेल। और स्पेशली इन प्लेटफॉर्म्स में वो बैठ के इस तरह की अब्सर्ड बातें करते हैं, स्टैट्स को बिल्कुल वो रिजेक्ट करते हैं, वो नहीं देखना चाहते इवन सा, बिकॉज दैट विल मेक देम दैट विल मेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं कि वो किस पोजीशन में है, और वो उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, नो मैटर दे आर ऑन द रॉन्ग साइड, नो मैटर। तो ये है कुछ फैक्ट्स जो मैंने निकाले हैं। तो यस, इफ समबडी एल्स कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। जज़ाकल्लाह नूर फॉर योर फैक्ट्स। अच्छा, इन फैक्ट्स पे अगर कोई अपना सजेशन देना चाहे, बिकॉज हैंड्स आर रेज्ड। अब्दुल मोइज, यू वुड लाइक टू से समथिंग? सॉरी, मैं इधर ना अवेलेबल नहीं था अभी, मैंने सुना नहीं। Okay, your hand was raised, that's why I asked. ठीक है, सॉरी सर। no problem. Okay, I think the facts are shared as well. ठीक है, अब हमारे पास एक और प्रेजेंटर हैं जिन्होंने कुछ रिसर्च की है about the Palestine and Israel conflict. अकीला, if you're available. जी अकीला। I think she's facing any technical problem. Aqila, if you're facing a problem, you can rejoin. अकीला, आपका माइक जो है ना अनम्यूट हो रहा है, आपको रिक्वेस्ट भी सेंड किया है, उसको एक्सेप्ट करके ना काइंडली स्पीक अप, ताकि आइडिया हो आपकी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। जी, मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी, जी, अब आपकी आ रही आवाज़ है। आ रही है। जी, मैं आपको पहले अपनी प्रेजेंटेशन जी, you can शेयर कर screen दूं। share. जी, नज़र आ रही है सबको प्रेजेंटेशन? जी, it's visible. जी, शुड आई स्टार्ट नाउ? Yes, please. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो जिस टॉपिक पे हमारा, आई थिंक टीएल वगैरह सब लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। आई एम डायरेक्टली गोइंग ऑन टू माय प्रेजेंटेशन। और ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है ये पैलेस्टाइन से रिलेटेड ही है कि फ़लस्तीन का जो मसला हमें आजकल जो हम देख रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ अपने मुल्क में बैठ के क्या क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन यही सुनने में आता है, जिससे भी बात करें वो यही कहता है कि ये हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यही बताने के लिए
ये प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर की है अपने ग्रुप की तरफ से। और इस अपनी प्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको ये कुरान की आयत सूरह अन-निसा की 75 सुनाना चाहूंगी। और इसका तर्जुमा है, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में ना लड़ो, और कमजोर मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो, जो ये दुआ कर रहे हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमें इस शहर से निकाल दे जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से कोई हमायती बना दे, और हमारे लिए अपनी पनाहगाह से कोई मददगार बना दे। ये है सूरह निसा की आयत नंबर 75। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए तमाम मुसलमानों को फ़लस्तीन के इस मसले में। अब हम कर क्या सकते हैं इसके लिए? हमारा जो हमने जो एजेंडा बनाया है वो 3 उसके पॉइंट्स हैं, और ये आपको सामने नज़र भी आ रहे होंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि फ़लस्तीन में जंगबंदी हो, हमें मतलब पूरी कौम को यूनाइटेड होके इन 3 नुकात पर कोशिश करनी चाहिए कि हम सबको इन्हीं 3 नुकात पर इकट्ठा करें और उसको लेके आगे चलें। क्योंकि जितनी भी कोई चीज़ कंसाइज होगी और क्लियर होगी, उतना ही सब लोगों के लिए उसको समझने में भी आसानी होगी और उस पर काम करने में भी आसानी होगी। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि फ़लस्तीन में जंगबंदी हो जाए और इमदाद के लिए रास्ते खोल दिए जाएं, और हम अवामी और हुकूमती सतह पर इसराइल की मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करें। और हुकूमत पे और अवाम जब मिलके ये डिमांड करेगी अपनी हुकूमत से। जी अकीला, आप म्यूट हो गई हैं। सॉरी सॉरी, एक्चुअली दरमियान में वो आसान का नो रिमाइंड इट्स लगाया हुआ था। जी। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अवामी और हुकूमती सतह पर इसराइल की मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए, और हुकूमत पे को ये प्रेशराइज किया जाए इस बात पे अवाम की तरफ से कि वैसे तो हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन ये कि बाकी ममालिक को भी ये कहा जाए कि वो उनके कारखाने और उनकी जो मसनूआत है, यानी अवाम तो मसनूआत का बाइकआउट कर ही रही है और अपनी से कोशिश भी कर रही है। तो हमें इस चीज़ पे यूनाइटेड होने की ज़रूरत है कि हम अपनी हुकूमत को इस चीज़ पे मजबूर करें कि जो इनकी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, चाहे किसी भी नाम से हैं, उनको कुछ अरसे के लिए ही सही लेकिन बंद कर दें। ऑब्वियसली वो लोग जो इन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके लिए शायद ये मुश्किल वक्त होगा, लेकिन ये ही उनकी तरफ से जहाद होगा कि वो अपने मुश्किल वक्त को अच्छे से फेस करें अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए ये काम करेंगे और मिलजुल कर करेंगे और मुत्तहिद होकर करेंगे तो इसका ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है फ़लस्तीन के लोगों को आज़ादी दी जाए, और इसराइल जो जंगी जराइम कर रहा है उस सिलसिले में इसको सजा दी जाए और इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। और इन 3 पॉइंट्स का बेसिक पर्पस क्या है, हमें ये 3 पॉइंट्स लेके क्यों आगे लेके चलना है इनको? वो इसलिए ताकि हम फ़लस्तीनी अवाम की यहाँ बैठ के मदद कर सकें। आप सबको पता है ऑब्वियसली कि वहाँ अभी तो कुछ भी नहीं जा सकता, तो हम कैसे जा सकते हैं जिहाद के लिए? ऑब्वियसली सबका दिल होता है इस चीज़ में, लेकिन अभी यहाँ बैठ के हम ये कर सकते हैं कि इन 3 नुकात पे मुत्तहिद हों और इसके लिए कोशिश करें ताकि हम इस तरीके से अपने मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर सकें, बहन भाइयों की। और आम इंसान जो है वो ये तो जानता है कि फ़लस्तीन में ये हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है और इसके असरात पूरी दुनिया पे क्या हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी हमें इन 3 नुकात को लेके आगे चलना है कि लोगों को बताना है कि इसके आगे क्या असरात हो सकते हैं। अगर अब हम मुत्तहिद नहीं हुए तो दुश्मन कैसे मजबूत हो सकता है और वो किस तरह से उसका हौसला मजीद बढ़ सकता है। और इसी तरह से हमें ये भी देखना है कि अंदरून और बैरून मुल्क जो हमारे अपने अपने इलाकों में जो अफराद हैं, उसमें जो बासर अफराद हैं जिनमें ऑब्वियसली खतीब भी होते हैं, मौलवी साहिबान भी होते हैं, खतीब साहिबान भी होते हैं, उलमाए कराम हैं, स्कॉलर्स हैं, और उलमाए कौंसल्स हैं, स्टूडेंट फेडरेशंस हैं, और इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं,
कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, यूनियन काउंसिल के मेंबर्स हैं, ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से अपने अपने इलाके के जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटर्स हैं, उन पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम सब मिलकर या इंडिविजुअली भी उनको इस चीज़ पे रियलाइज़ करवाते हैं उनको कि उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उनको ये पूरी करनी है, तो आई होप कि जब सारी आवाम की तरफ से उन पे जब इस चीज़ का प्रेशर आएगा तो वो ऑब्वियसली इस प्रेशर को ऊपर भी शिफ्ट करेंगे। तो इन तीन बेसिक पर्पसेस के लिए हमें इन तीन हमारे जो तीन पॉइंट्स हैं उन पे मुत्तहिद होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये सवाल आता है कि हम ये करेंगे कैसे। तो इसके लिए ऑब्वियसली इंडिविजुअली भी हमें एफर्ट करनी पड़ेगी और हमें कलेक्टिवली भी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो अभी आपको जो स्लाइड नज़र आ रही है उसमें हम इन्हें इंडिविजुअली एफर्ट को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप किस तरह से और किन किन लोगों से इस एफर्ट को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको इस स्लाइड में आपको ये पता चल रहा है कि आपने किन किन लोगों को इस मुहिम में शामिल करना है या उनको उनको इन्फॉर्म करना है या उनको अपने साथ मिलाना है। उनमें आपके घर के अफराद भी हो सकते हैं, उनमें आपके दोस्त हो सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस और आपके जो मदारिस के तलबा व तालिबात हैं, आपकी हम जमात तलबा व तालिबात हैं। साथ कम अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, चाहे आप लेडी हैं या आप मेल हैं, तो आप उन वहाँ पर अपने लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को जो है इस बारे में अवेयर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके घर में ऐसे लोग जो नाखवानदा हैं, जो आपके घर काम करने आते हैं और आपकी गली मोहल्ले में सफाई के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये मुल्क की सूरत हाल क्या है या मुसलमानों का क्या, फ़लस्तीन का अब क्या हो रहा है। और पता तो हो भी तो ये नहीं पता होगा कि इसका हल क्या है, वो हमें भी किसी को भी नहीं पता, लेकिन हमने उनको भी इस मुहिम में शामिल करना है कि इसको कैसे हमने लेके चलना है। और आप वो लोग हमारी आबादी का 50% है, अगर हम उन लोगों को भूल जाएंगे तो कोई भी चेंज इतनी इफेक्टिव नहीं आ सकती। तो जो आपके घर में जो अफराद, चाहे वो खातून हैं चाहे वो मर्द हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में अवेयर करें। और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द के अफरा अपने आपके इलाके के जो मुख्तलिफ अफराद हैं, जानते हैं, आपके हमसाए हैं, इलाके के जान पहचान वाले अफराद हैं, दुकानदार हैं, बड़े स्टोर्स के मालकान हैं, आप उनको इस मुहिम के बारे में इंफॉर्म कर सकते हैं, हमारे तीन नुकाती एजेंडे के बारे में, और उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने पाकिस्तान में और बैरून मुल्क जो रिश्तेदार हैं और उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और हमारे जो बैरून मुल्क आपके रिश्तेदार हैं, ये किसी के भी जानने वाले हैं, तो और उन वो फॉरेन उनका पॉलिसी में फॉरेनर्स के साथ उनका कोई है, जैसे हमारी ये सिफारतकारी जो करते हैं लोग, उनके साथ कांटेक्ट है, उनको आप प्रेशराइज कर सकते हैं, उनको रियलाइज करवा सकते हैं। तो इंडिविजुअली आप डिबेट्स के साथ, जैसे अभी हमने आर्गुमेंट्स की आज बात की है, तो उस तरह से हम उन्हें इस बात पे लेकर आ सकते हैं कि हम सब लोग इंटरनली तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली हम अमली तौर पे किस तरह से इस चीज़ को लेकर आ सकते हैं आगे इफेक्टिवली। और इसी तरह से ट्वीट, सोशल मीडिया, आप इंडिविजुअली भी सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली सब कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली करेंगे तो ये चीज़ें ऑब्वियसली और एक प्रॉपर वे में करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, तो इसके बहुत अच्छे और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लोअर क्लास है, हमारी जो हमारे घरों में काम करती है या गली मोहल्लों में सफाइयाँ और इस तरह के जो काम करते हैं, अगर आप उस एरिया के इर्द गिर्द कहीं रहते हैं या आपके एरिया के इर्द गिर्द इस तरह के लोग हैं, तो आप वॉलंटरली अपने फ्रेंड्स के साथ उन लोगों को फ़लस्तीन की शॉर्ट क्लिप्स के जरिए आप उनको उनकी हिस्ट्री बता सकते हैं, जो सिचुएशन है वो बता सकते हैं। द बेसिक थिंग इज टू अवेयर देम व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट वी हैव टू डू अबाउट इट। तो उनको भी इसमें अगर आप शामिल करेंगे तो आपके लिए ये चीज़, हम सब के लिए ये चीज़ बहुत इफेक्टिव होगी कि वो भी अवेयर होकर हमारे साथ इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। और इसी तरह से जो है, ऐसे लोग जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं या बहुत अच्छे स्पीच कर सकते हैं, या वो लोग अपनी स्पीचेस को शॉर्ट क्लिप्स की फॉर्म में, और जो बहुत अच्छा लिखते हैं, जिनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो अपनी राइटिंग्स फ़लस्तीन के बारे में, जैसे अभी हमारी सिस्टर ने आपको फैक्ट्स बताए थे, उनके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल्स लिखें, कुछ भी लिखें, एसेज लिखें, और वो आप डिफरेंट ब्लॉग्स पे, जो फेमस ब्लॉग्स हैं, आप उन पे
ग्रुप फॉर्म में करें। ग्रुप फॉर्म में आप लोग मतलब अगर 4-5 लोगों ने किया है वो आप खुद भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी दें कि ये आप लोग डिफरेंट फेमस ब्लॉग्स पे उनको आप सेंड करें और उनको ट्वीट्स करें, ताकि एक इम्पैक्ट क्रिएट हो। और इसी तरह से आपके इलाके के जो बासर अफराद हैं उनको आप अपने साथ मिलाने की कोशिश करें, और उनके साथ मिलकर आप जो आपके इलाके में जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जो बड़े बड़े शॉप्स हैं, आप उनको इंसिस्ट करें, उन्हें रियलाइज कराएं कि आप ये जो इसराइल की और अमेरिकन या यूरोपियन जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका आप बाइकआउट करें। और अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कि जो प्रोडक्ट्स टैग्स हैं उनके ऊपर वो लिख कर लगा दें कि ये इसराइली प्रोडक्ट्स हैं या ये यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं। आप जब ये आपका लिखना ही लोगों को कॉन्शियस कर देगा और वो खरीदने से पहले ही सोचेंगे। तो अगर इसमें उनका, अगर वो ये सोचते हैं कि उनका नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, तो उनको थोड़ा इस बारे में इंकरेज करें कि सिर्फ दुनिया ही तो सब कुछ नहीं है ना, हमने आखिरत के लिए भी कुछ करना है। तो आपका ये काम हो सकता है आपके लिए आखिरत में बेहतरीन अजर बन जाए आपके लिए। और औरतों को हम कैसे भूल सकते हैं, खवातीन का किरदार इस सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल है, क्रिटिकल है और इम्पोर्टेंट है। इस लिहाज से कि अगर आपने भी ये मुहावरा सुना है कि अगर एक औरत को सिखाया तो पूरी फैमिली को सिखाया, और अगर एक मर्द को सिखाया तो सिर्फ एक फर्द को सिखाया। तो यही चीज़ है कि अगर आप औरतों में ये अवेयरनेस, और और जिन खवातीन को ये अवेयरनेस है, अगर वो यही अवेयरनेस अपनी एक एक खवातीन को देना शुरू करें और डिसहार्ट ना हो, ये प्रोसेस बार बार करने वाला है। अगर आप इसको बार बार करेंगे तो तब इसका आपको इफेक्ट भी नजर आना शुरू होगा। तो आप उनको इस चीज, उनकी हिस्ट्री के बारे में और ये पैलेस्टीन की जो इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में आप उनको बताएंगे, उसकी इम्पोर्टेंस बताएं, ताकि वो अपने बच्चों को बताएं, ताकि वो सब हम कॉन्शियस हो और इस बारे में कुछ अफेक्टिवली करने के काबिल हो सकें। और इसी तरह से ये हमारी इंडिविजुअल थी सारी एफर्ट्स, और ये कलेक्टिवली हैं। और इसके बाद ये कुछ ट्वीट्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कर भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट ट्वीट्स, और अभी इसमें मैं हमने इन लोगों को ट्रीट करना है, या आज के दिन में हमें इस कैटेगरी की के जो लोग हैं वो, मैंने जो आप यहाँ पर वर्ड की जो स्लाइड बनाई थी प्रेजेंटेशन डिटेल डॉक्यूमेंट, उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और आई होप कि वो बाद में जब ये सेशन होगा तो बाद में हमें अवेलेबल भी होंगी, उसमें सारी वो लिंक्स मौजूद थे। तो वो अगर हम उनको कैटेगराइज कर लें तो कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलें और ग्रुप्स की फॉर्म में ट्वीट करें तो आई होप इसका ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इसी तरह से आप जो है कलेक्टिवली मदरसे के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं आप उन लोगों को अपने साथ मिला सकते हैं। सोशल मीडिया का मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें हम इन सब चीज़ों को, ये कैटेगरीज जो मैंने आपको दिखाई हैं, इन सबको हम टैग कर सकते हैं। और last but not least is my suggestions for all the groups of IMS. IMS उनको हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको टास्क दें कि वो इन चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह से बहुत से लोगों को कंटेंट फाइंडिंग का, यानी टॉपिक्स का बहुत होता है कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं टॉपिक से रिलेटेड कि हम क्या डिस्कशन कर सकते हैं, तो उनको हम ये टास्क दे सकते हैं। फैक्ट फाइंडर्स, जिस तरह से अभी हम ये क्रिटिकल एनालिसिस में कर रहे थे कि न्यूज़ कितनी फेक है, ये कितनी राइट है, या कितनी रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से हम कुछ ग्रुप के मेंबर्स को वो टास्क असाइन कर सकते हैं। कुछ अब आपको पता है कि हमारे IMS में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो सिर्फ उर्दू नहीं समझ सकते, जो सिर्फ इंग्लिश ही समझते हैं, जो सिर्फ उर्दू ही समझते हैं, अकीला, या फिर वो थोड़ा सा यू हैव टू रेज योर वॉल्यूम एंड कोशिश करें जल्दी से, यू कैन इफ जी ये वाइंड लास्ट अप। पॉइंट है। ओके, जी ये जज़ाकल्लाह। लास्ट पॉइंट है। तो ये कुछ ट्रांसलेटर्स, कुछ हमारे ग्रुप मेंबर्स में से कुछ ऐसे ट्रांसलेटर्स होने चाहिए जो बेशक वॉइस मैसेजेस के थ्रू इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हमारे मैसेज को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करें और उसको डिफरेंट ग्रुप्स में स्प्रेड करें, जो जैसे सिंधी हो गए, जैसे बलोची और इस तरह के डिफरेंट उसमें। और द लास्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग। और कुछ लोग बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं हमारे ग्रुप। Prepared. Of course, IMS के जो sessions है, it is related to the critical and the skill development sessions. But this was a solution she wanted to provide. So Jazakallah for that. If you have any questions regarding the presentation या फिर आप लोग कोई point add करना चाहते हैं इसमें, you can raise your hand. Amar, I would like to unmute you. Just a minute. जी अमर, आपका अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा, शायद आपने माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ। Okay, I think that's it. Again, मैं announce कर दूँ, this was not an official, presentation or solution provided from the critical analysis team. This was a solution from a team leader, Aqila, and she provided some of the points. Jazakallah for that. Adnan, if you'd like to share the list, और लिस्ट के बारे में बता दें जो आपने कमेंट्स में भी शेयर किया है। और मैं फीडबैक फॉर्म के बारे में अभी अनाउंस कर दूं, इट इज़ शेयर्ड इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, आप लोग कोई सजेशन ऐड करना चाहते हैं, यू कैन ऐड इन देयर। जी अदनान। भी करके ना एक दफ़ा इसको शो कर दें। अकीला, आप अनशेयर कर दें प्रेजेंटेशन। इकरा आप क्या शेयर कर देंगी ग्रुप में? मैंने शेयर कर दी थी। ओके, जस्ट मिनट। जी। ओके, सो वी हैव द लिस्ट अप हियर। तो ये कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कि बहुत लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन गज़ा। So you can follow them and stay up to date with what's going on in Gaza. Okay. Jazakallah everyone. I think we're done with the session. Jazakallah and thank you so much for joining. Allah हमारे से दीन के बड़े काम ले, and may Allah help Gaza out of this situation. This is a test for all of us. Thank you so much for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्लाह हाफ़िज़।